वो बिना पीछे देखे भागती जा रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। जब उसने देखा कि वो शौर्य धनंजय की हवेली से काफी दूर आ चुकी है तो उसने गहरी सांस ली। उसके दिल को सुकून महसूस हुआ कि वो उस डेविल की कैद से आजाद हो चुकी है। अभी वो पल भर को रुकी ही थी कि काले रंग की 4 गाड़ियां तेजी से उसकी ओर आईं और उसे घेर कर रुक गईं। वो जो सोच रही थी कि भागने में सफल हो चुकी है, उसे राह फरार मिल चुकी है, लेकिन नहीं जानती थी कि वो एक और बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। शौर्य धनंजय कोई मामूली इंसान नहीं था। वो ऐसे कैसे इतनी आसानी से कुमुद को अपनी पकड़ से छोड़ सकता था। गार्ड तेजी से गाड़ी से उतरे और पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलने वाले व्यक्ति को देखकर उसने डर और तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से नामे सिर हिलाने लगी। उसका जी चाहा कि काश उसे मौत आ जाए और वो इंसान उसके करीब आने से पहले ही इस दुनिया से चली जाए। उसका नन्हा सा दिल उस इंसान के चेहरे की शक्ति को देखकर बुरी तरह कांपने लगा था। उसकी टांगों ने उसका बोझ उठाने से मना कर दिया था और फिर वो वहीं बैठती चली गई। शौर्य धनंजय छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए बोला, मेरी बुलबुल, मैंने तुम्हें समझाया नहीं था कि मेरी इजाजत के बिना तुमने हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना है। वो उसकी ठोड़ी पकड़कर बेशक बहुत ही नरम लहजे में बात कर रहा था, मगर उसका ध्यान कुमुद के कांपते हुए होठों पर था, जो डर के मारे फड़फड़ा रहे थे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे तुमसे नफरत है। डर के बावजूद ये शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे और वो खुद इस बात पर हैरान थी। शौर्य धनंजय हल्का सा मुस्कुराया। अरे ऐसे कैसे मेरे पास नहीं रहना तुमने? तुम्हारी तो मैंने एक बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने तुम्हें पूरा 1 महीना दिया था। अगर तुम इस 1 महीने में सारे पैसे मुझे लौटाने में सफल हो जाती तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता, मगर तुम नाकाम हो गई। तो इसका क्या मतलब है? अब सारी जिंदगी तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। यही डील हुई थी और इस डील को तुम्हें अब मानना ही पड़ेगा। वो शिकायत भरी नजरों से शौर्या की ओर देखने लगी। चलो अब उठो और अच्छे बच्चों की तरह वापस चलो। उसने कुमुद का बाजू पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए कहा। कुमुद ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती? मुझे तुमसे नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है। तुम इतने घिनौने और घटिया इंसान हो कि तुम्हें देखकर मुझे घिन महसूस होती है। तुम मासूम लोगों के न जाने कितनी लड़कियों की। इससे पहले वो कुछ और कहती, शौर्य धनंजय का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। अब उसका सब्र भी टूट चुका था। अपने बारे में कुमुद के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका दिल बुरी तरह जख्मी हो चुका था। गुस्से के मारे वो कुमुद का मुंह दबोचते हुए नफरत से बोला, अगर दोबारा तुमने इस तरह की बात कही तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और तुम जानती हो कि मैं ये करने की काबिलियत भी रखता हूँ। काफी अरसे से मैं तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है तुम नरमी के काबिल ही नहीं हो। जब तक तुम्हारे साथ सख्त रवैया न अपनाया जाएगा तब तक तुम्हारे इस नादान और बेचैन दिल को चैन नहीं मिलेगा। इस बार वो उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। उसके पैर और घुटने जमीन से टकराने के कारण बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और दर्द से वो चीख रही थी, मगर आज उसे उसके दर्द की परवाह नहीं थी। आज उसके दर्द की परवाह करने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। शौर्य धनंजय उससे पूरी तरह अनजान बना हुआ था, क्योंकि इस बार उसकी मोहब्बत ने उसकी कमजोरी पर वार किया था। क्या वो उसे इतना घटिया समझती थी कि उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया? ये सोचते ही उसे अपने ही वजूद से घिन आने लगी थी। उसे गाड़ी में धक्का देकर बिठाने के बाद शौर्या ने अपने गार्ड से कहा, तुम घर चले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। लेकिन सर, आप अकेले? गार्ड ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन शौर्या की आंखों में धधकती आंख देखकर गार्ड भी खामोश हो गया था। और इसके बाद वो गाड़ी तेजी से वहां से निकाल चुका था। शेरू, जो उसका सबसे खास आदमी था, बेचैनी से उस गाड़ी को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। उसने अपने पास खड़े गार्ड से कहा, इस लड़की ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। गार्ड सिर हिलाते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो। उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या वो नहीं जानती कि शौर्य सर के साथ अतीत में क्या हुआ था? इस लड़की ने शौर्य सर के जख्मों को उधेड़ दिया है और इसकी सजा इस लड़की को जरूर मिलेगी। अब भगवान ही इस लड़की की रक्षा करें। शेरू हल्के से हंसा। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बारे में कुछ भी पता होगा। खैर, हमें क्या, वो जाने और उनका काम जाने। उस लड़की ने जाने अनजाने गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी।
ये कहकर वे अपनी अपनी राह चल दिए। उन्हें अभी और भी बहुत से काम करने थे। अगर वे समय पर उन्हें पूरा न करते तो शौर्य धनंजय की तरफ से एक नया हुक्म आ जाता। शौर्य गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहा था, बल्कि ये कहना गलत न होगा कि उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। सीट बेल्ट लगे होने के बावजूद भी कुमुद बार बार डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची थी, और ये देखकर कुमुद को अब डर महसूस होने लगा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, भगवान के लिए गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। शौर्य ने ठंडी नजर से उसे देखा और फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, डरने की क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। कुमुद गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ हरगिज भी मरना नहीं चाहती। वाह, पहली औरत देख रहा हूँ जिसे अपने पति के साथ मरने में इतनी तकलीफ हो रही है, वरना तो पहले जमाने में पत्नियां अपने पति के साथ ही सती हो जाया करती थीं। लेकिन अफसोस तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पतिव्रता के भाव नहीं है। न चाहते हुए भी उसके बोलने का अंदाज कड़वा हो गया था। कुमुद ने गुस्से से उसे जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मानती ही नहीं और ना ही कभी मैं तुम्हें अपना पति मानूंगी। तो तुम्हारे लिए पतिव्रता के भाव मन में क्यों पालूं? तुम्हारे लिए तो मेरे मन में बस एक ही भाव है और वो है नफरत का भाव। मरकर भी तुम्हें अपना पति नहीं मानने वाली। शौर्य धनंजय तीखे शब्दों में बोला, इसीलिए तो मनवाने ले जा रहा हूं, ताकि तुम्हारे छोटे से दिमाग में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा हुआ है, ये बात घुस जाए कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम पर अपना हक रखता हूं और जब चाहूं अपना हक वसूल भी कर सकता हूं। ये अलग बात है कि मैं अब तक तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा हूं और तुमसे अपना हक वसूल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें टाइम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी सख्त आवाज सुनकर कुमुद एक पल के लिए डर गई। घबराते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे बीच एक डील हुई थी कि तुम 2 महीनों तक मेरे करीब भी नहीं आओगे। शौर्य हंसा, मगर उसकी आंखों में गुस्सा भी झलक रहा था। वो डील मैंने इस शर्त पर की थी, अगर तुम चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ रहोगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी, और तुमने कहा भी था कि तुम ऐसा ही करोगी, मेरी हर बात मानोगी। मगर ये तुम्हारी तीसरी बार है जब तुमने हवेली से भागने की कोशिश की है, और इस बार तो तुमने मुझसे बदतमीजी भी की है। वो उसकी आंखों में गुस्से की लाली देख रही थी। पिछले 1.5 महीने से मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर हर मर्द की सहन शक्ति की एक हद होती है, मेरी भी थी, और अब वो हद खत्म हो चुकी है। अब मुझसे किसी भी नरमी की उम्मीद मत रखना। आज मैं तुम्हारे करीब भी आऊँगा, तुम्हारे खूबसूरत वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहर भी लगाऊंगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। कुमुद ने नफरत से कहा, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, जो लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानता हो, उसके अलावा उसे और कुछ आता ही ना हो। कुमुद ने फिर उसके ऊपर एक करारा वार किया था, जिस वार को वो सहने की शक्ति नहीं रखता था। शौर्य ने गाड़ी झटके से रोकी और गुस्से से चीखते हुए बोला, अभी और इसी वक्त मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। उसकी बात सुनकर कुमुद डर के मारे सिहर उठी थी, क्योंकि चारों ओर घना जंगल था। हवाओं की सरसराहट उस जंगल को और भी भयानक बना रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसका छोटा सा दिल डर के मारे धक धक करने लगा। कांपती आवाज में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? शौर्य ने तंज कसते हुए कहा, वहीं जाओ जहां तुम पहले जाने के बारे में सोच रही थी। जब हवेली से भागी थी तो मुझसे पूछकर नहीं भागी थी कि कहाँ जाओगी। अभी और इसी वक्त मेरी गाड़ी से नीचे उतरो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं उतर रही। कुमुद ने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाया और इनकार कर दिया। शौर्य धनंजय ने गुस्से से उसकी साइड का दरवाजा खोला, उसका बाजू पकड़कर जोर से बाहर खींचा और गाड़ी से बाहर निकालते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियों को इज्जत राशि नहीं आती। तुम जैसी लड़कियां प्यार की भाषा समझती ही नहीं है। आज की रात यहीं गुजारो। मुझे यकीन है थोड़ी ही देर में भेड़िए तुम्हारा हालचाल पूछने आ जाएंगे, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि कुमुद को जानवरों से कितना डर लगता है। अभी कुछ देर पहले जहां वो भाग रही थी वो इलाका कमर्शियल था, मगर अब वे फिर से बीरान जंगल में आ चुके थे। यही बात उसे इस इलाके के बारे में सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। थोड़ी सी दूरी पर ही एक घना जंगल शुरू हो जाता था। जहां उनकी हवेली थी वो भी एक गहरे घने जंगल में बसी हुई थी, और अब वे उसी से कुछ ही दूरी पर थे। शौर्य ने तंज से कहा, चलो मैं तुम्हारी आसानी के लिए तुम पर एक एहसान कर देता हूँ। मैं तुम्हें हवेली तक जाने का रास्ता बता देता हूँ। इस सड़क पर सीधा चलोगी और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर
तुम्हें हमारी हवेली नजर आ जाएगी। तब तक तुम पर डिपेंड करता है। अगर चाहो तो सारी जिंदगी यहीं गुजारो और अगर दिल करे तो मेरे पास वापस लौट आओ। खुले दिल से स्वागत करने के लिए शौर्य धनंजय तैयार रहेगा। ये कहकर वो गाड़ी की ओर बढ़ा। कुमुद भागती हुई उसके पीछे आई और उसके कदमों में गिर गई। शौर्य प्लीज, मुझे यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर न जाएं। अगर सच में कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा। मगर इस बार शौर्य ने एक झटके से उसे पीछे कर दिया और गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें बहुत प्यार कर लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम प्यार की भाषा समझते ही नहीं हो। जब तक तुम्हारे साथ सख्ती न की जाए तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आएगा और तुम्हारे जैसी लड़कियों को समझाना मुझे अच्छे से आता है। ये कहकर शौर्य अपनी गाड़ी में बैठा और एक झटके में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। कुमुद वहीं अकेली रह गई और दूर तक शौर्य की गाड़ी से उड़ती धूल को देखती रही। धीरे धीरे अब धूल भी उसकी आंखों से गायब होने लगी थी। उसे अपने चारों ओर घना अंधेरा और दूर से आती जानवरों की आवाजें डराने लगीं। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अभी कल ही तो एक औरत उसे बता रही थी कि इसी जंगल में जंगली कुत्तों ने एक बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया था। और ये बात याद आते ही कुमुद का पूरा वजूद डर के मारे कांपने लगा था। उसने एक नजर शौर्य धनंजय की गाड़ी की ओर डाली, जो अब उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। उसने डरी सहमी नजर अपने आसपास देखा और डर के मारे उसने तेज कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पैरों में जख्म होने की वजह से वो बार बार जमीन पर गिर जाती। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे और उसके दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, अपने पापा के लिए शिकायतें। पापा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ना तो आपने बचपन में मुझे प्यार दिया और ना ही जवानी में आप मेरा सहारा बने। भगवान जी से आपकी शिकायत जरूर करूंगी और उनसे बोलूंगी कि उन्होंने मुझे आप जैसा बेदर्द बाप क्यों दिया। उसे इस हाल में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बाप था। जहां तक शौर्य की बात थी, उसने तो बस अपने पैसे वसूल किए थे। बहते आंसुओं को पोंछते हुए और मन ही मन अपने बाप से शिकायत करते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो कुछ लड़कों का एक झुंड था जो उसी की ओर बढ़ रहा था। अरे देखो तो कितनी खूबसूरत हसीना है। उनमें से एक ने उसकी तरफ इशारा किया तो कुमुद का डर और भी बढ़ गया था। वो और भी तेज भागने लगी। दूसरा लड़का जोर से चिल्लाया, अरे जाने मत दो इसे, इतना खूबसूरत माल है, हमारी तो रात रंगीन हो जाएगी। और उन लड़कों की बातें सुनकर कुमुद का दिल डर के मारे धड़कने लगा था। वे सभी बुरी नीयत वाले बिगड़े हुए अमीर जादे लग रहे थे, जो उनके हुलिये से ही साफ नजर आ रहा था। उनके पास एक महंगी गाड़ी थी जिसे वे धीमी रफ्तार में कुमुद के पीछे पीछे चला रहे थे। वे उसकी बेबसी को देखकर मजा ले रहे थे। पहले कुमुद उन्हें नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उन लड़कों को लगातार अपने पीछे आता देखकर अब कुमुद पागलों की तरह भाग रही थी। कभी गिरती, कभी उठती और कभी चीखती, तो कभी रोती, तो कभी मदद के लिए पुकारती। एक बेबस औरत की तरह जो अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर हालात के सामने हारती जा रही थी। साथ ही साथ बस शौर्य धनंजय को भी कोसती जा रही थी। तुम पत्थर दिल इंसान हो शौर्य धनंजय, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन लड़कों में से एक विनोद नाम का भी लड़का था। कुमुद की ओर देखते हुए बोला, यार मेरी मानो तो इसे छोड़ दो, बेचारी न जाने कितनी मजबूर होगी, देखती नहीं उसकी हालत कितनी खराब है। दूसरा लड़का उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, तुझे कब से इन लड़कियों पर इतना तरस आने लगा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है इस तरह नेक बनने की एक्टिंग मत किया कर। तो इस तरह शरीफ बना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसा है वैसा ही बनकर रहे, तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कुमुद चौथी बार जमीन पर गिरी थी और अब उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो बस अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे, मुझे ये अपमान भरी जिंदगी मत देना। और तभी अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी थी। गाड़ी की तेज लाइट उसकी आंखों पर पड़ी, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसने तेज कदमों की आहट सुनी तो उसे समझ आ गया वही जालिम इंसान वापस आ गया है। शौर्य धनंजय के माथे पर गहरी सिलवटें पड़ी हुई थीं। गुस्से के मारे गर्दन की नसें तनी हुई थीं और उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। वो गुस्से में तेजी से कुमुद के पास गया और अपने कंधों से उतार कर एक चादर उस पर डाल दी। कुमुद ने उस चादर को मजबूती से पकड़ लिया और शिकायत भरी नजरों से शौर्य को देखने लगी। मगर शौर्य का ध्यान तो फिलहाल पूरी तरह उन लड़कों की तरफ था जिन्होंने उसकी बीवी पर गंदी नजर डालने की कोशिश की। ओए हीरो, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है?
उनमें से एक लड़का जो नशे की हालत में लग रहा था लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुझे रात में ही सूरज के दर्शन करा देंगे। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मुझे हाथ लगाकर दिखा। और ये सुनकर शौर्य धनंजय का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो तेजी से उस लड़के की तरफ बढ़ा और वो लड़का एक ही मुक्का खाकर जमीन पर गिर चुका था। शायद उन लड़कों को ये नहीं पता था कि शौर्य सिर्फ कराटे में माहिर नहीं बल्कि रोजाना जिम भी जाता है। उसके बाजू फौलाद जैसे मजबूत थे। ये देखकर बाकी लड़के डर गए क्योंकि वो शौर्य के मुकाबले काफी दुबले पतले थे। उनमें से एक ने डर के मारे पिस्टल निकाली, लेकिन शौर्य जानता था ऐसे कायर लोग कभी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो लड़का डर के मारे लगातार पीछे हटता जा रहा था। और फिर अचानक पिस्टल उसके हाथ से छूट गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर न जाने क्यों मुझे तुम लोगों पर तरस आ गया है। इसीलिए मैं खुद तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आदमी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वे तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। ये कहकर वो तेजी से कुमुद की ओर बढ़ा और उसके गार्ड्स उन लड़कों की ओर बढ़ गए। विनोद बेहद डरा हुआ था। वो गार्ड से डरते हुए पूछने लगा, ये आदमी कौन है? और गार्ड ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुम डेविल को नहीं जानते? ये सुनकर विनोद मेहरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने अपने पिता से सुना था कि डेविल ने उसके कई आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या ये वही डेविल था? वो डरा हुआ भी था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसे उस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मिल चुकी थी। वो शौर्य धनंजय के गार्ड से बचकर भागने में कामयाब हो चुका था। अब उसे अपने दोस्तों की कोई फिक्र नहीं थी। उसे बस किसी भी तरह ये खबर अपने पिता तक पहुंचानी थी कि अगर हमें उसकी बीवी मिल जाती है तो हम उससे जो चाहे करवा सकते हैं और अपना हर नुकसान पूरा कर सकते हैं। गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी। उसने कुमुद को बाहर आने के लिए कहा और कुमुद चुपचाप गाड़ी से बाहर उतर आई। कुमुद का हाथ पकड़कर वो हवेली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कुमुद के लिए चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। शौर्य ने एक पल के लिए रुककर कुमुद की ओर देखा था और फिर अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कुमुद ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लिपेट लिए थे। उसका हल्का फुल्का वजूद अपनी बाहों में उठाते ही शौर्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। जरा सी है नहीं, और हिम्मत देखो इस लड़की की। शौर्य धनंजय से पंगा लेने चली थी। उसने अपनी बाहों को और भी समेट कर कुमुद को अपने करीब किया था। शौर्य को उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर उसे तकलीफ भी हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी परेशानी से गुजरे। उसका मकसद सिर्फ उसे छोटा सा सबक सिखाना था, छोटी सी डोज देनी थी। बस आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं, मैं आपसे नाराज हूँ। कुमुद ने सिसकते हुए धीमे लहजे में कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ से ठंडा सा जवाब आया। आपको फर्क पड़ता है। अगर आपको वाकई कोई फर्क न पड़ता तो आप मेरी मदद करने कभी ना आते, कुमुद ने नाराजगी से कहा। शौर्य ने गहरी सांस ली और ठहर कर कहा, देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि मुझे तुमसे कोई प्यार या मोहब्बत हो गई है, बल्कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी पहुंच में हो, मेरी पत्नी हो, मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई हो, और इसीलिए तुम मेरी इज्जत हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और मेरे अलावा अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तुम्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों को है, किसी और को नहीं, समझी तुम? और कुमुद का दिल एक बार फिर अंधेरों में डूब गया था, क्योंकि उसके बोलने के अंदाज से साफ महसूस हो रहा था कि वो कुमुद से प्यार नहीं करता, वो बस उस पर हक जताता है, और यही करने से उसे सुकून भी मिलता है। कुमुद का दिल एक बार फिर टूट गया था। क्या आपको मुझसे कभी भी प्यार नहीं हो सकता? उसने धीमी आवाज में पूछा। शौर्य कुछ पल के लिए खामोश रहा। कुमुद के सवाल ने उसके दिल को छुआ था। मन में कुछ लहर सी उठी थी, लेकिन वो इन जज्बातों से अनजान था। मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, उसे नहीं पता था। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, मुझे सवाल का जवाब नहीं पता। मैंने कभी भी तुम्हारी जात में दिलचस्पी नहीं ली, और जब तक हम किसी में दिलचस्पी नहीं लेते तब तक हम उससे मोहब्बत करना तो दूर, कोई लगाव तक महसूस नहीं करते। तुम इस घर में मेरी नौकरानी की हैसियत से रह रही हो। तुम खुद ही सोचो कि एक मालिक अपनी नौकरानी को कितनी अहमियत दे सकता है। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और इस देश की स्वतंत्र नागरिक हूँ, कुमुद तड़प कर बोली।
शौर्य धनंजय उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। जहां तक मुझे याद है तुमने मुझ पर केस भी करके देख लिया था, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ? क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हुई? हरगिज नहीं, क्योंकि जिस देश के कानून तुम मुझ पर लागू करना चाहती हो, मैं चाहूं तो उस देश के कानून भी बदल सकता हूं। इसीलिए मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। उसने कुमुद को कमरे में लाकर धीरे से बेड पर लिटाया। तुम यहीं बैठो, मैं मरहम लेकर आता हूँ। और कुछ ही देर में वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ चुका था। जैसे ही वो उसके पैरों पर मरहम लगाने के लिए झुका, कुमुद ने झट अपने पैर खींच लिए। खबरदार, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया। शौर्या ने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में कहा, अभी पूरा का पूरा तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लाया हूँ। उस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी, तब तुमने नहीं कहा कि मुझे हाथ मत लगाना। इसलिए अब भी चुपचाप बैठी रहो। जो कह रहा हूँ उसे करने दो। और देखो कुमुद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पहले ही मेरा दिमाग घूमा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि तुम्हें भी शर्मिंदगी हो और मैं भी खुद से नजरें न मिला सकूं। क्योंकि गुस्सा, नफरत अपनी जगह सही, लेकिन जब जब तुम्हें अपने सामने देखता हूं मेरा दिल बेकाबू होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए अब तक तुम्हारे करीब नहीं आया हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं अपनी सारी हदें पार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। कुमुद तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? मुझ पर हावी हो सकते हैं, मुझसे जबरदस्ती कर सकते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और भी कहती, शौर्य के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। ये लड़की बार बार ऐसी बातें करके उसके दिल में हमेशा आग लगा देती थी। कुछ सोचता हुआ शौर्य उस पर झुक चुका था। कितनी ही देर तक वो उसके होंठों की नरमी चुराता रहा और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, सबसे पहली बात, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, बल्कि अपना हक वसूल करूंगा। मैंने तुम्हें काफी वक्त से छूट दे रखी थी, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम्हें समझ आ जाएगी और तुम मेरी मोहब्बत की जबान समझने लगोगी। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि जब तक तुम्हें एक डोज नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी। उसने कुमुद के बाजू अपने हाथों में थाम लिए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थीं। उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं नहीं, खबरदार, जो आपने मुझे, वो चीखते हुए बोली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके अंदर दबे हुए जज्बातों को जगा चुकी थी और वो उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। कितने दिनों से वो उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जब भी उसका दिल उसकी तरफ हुमकता तो वो अपने दिल को समझा लेता था कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन आज जब उसके करीब हुआ तो आज वो उस पर टूट कर बरसा था। सुबह जब कुमुद सोकर उठी तो उसे अपना वजूद बहुत बिखरा बिखरा महसूस हुआ। एक नजर उसने सोए हुए शौर्य पर डाली, जो दुनिया जहान से बेखबर नींद के मजे ले रहा था और दूसरी तरफ उसकी नींदें हराम कर चुका था। उसने रोते हुए उसके चौड़े सीने पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मुक्के मारना शुरू कर दिए थे। शौर्य, धनंजय, बहुत बुरे हो तुम। जबकि शौर्य ने अगले ही पल उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था और फिर उसे अपने ऊपर खींचते हुए अपनी बाहों में समेट लिया और फिर उसके बिखरे बालों को समेटते हुए बड़े ही ठंडे अंदाज में कहने लगा, रोना धोना बंद करो। मुझे चीखती चिल्लाती हुई औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही तुम्हारे आंसू देखकर मैं पिघलने वाला हूँ। जब इंसान प्यार से समझाता है तो तुम औरतों को समझ नहीं आता। तुम लोगों के साथ ऐसे ही करना जरूरी होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे आपसे कितनी नफरत है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, शौर्य ने उसे अपने सीने से हटाया और खुद भी उठकर बैठ गया और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लूंगा। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मेरे दिल में कभी भी आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। उसने एक और कोशिश की थी। सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम रोती हुई मेरे पास आओ और मुझसे मोहब्बत की भीख मांगो, लेकिन उस वक्त मेरा दिल पत्थर का बन चुका हो, जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह न बचे। वो सामान्य अंदाज में बोला था, लेकिन उसकी बात ने कुमुद के दिल को न जाने क्यों हिलाकर रख दिया था। वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगी, जो उसके बेहद करीब था। अगर वो चाहती तो उसके चेहरे को छू सकती थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो बिना पलकें झपकाए उसके चेहरे को देखती रही। अब शौर्य के लबों पर हल्की हल्की शरारती मुस्कान बिखरने लगी थी। तुम्हारा अपना ही हूँ, जितना चाहो मुझे देख लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके शरारत से बोलने पर कुमुद एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी और जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाईं। ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं आपको क्यों देखूंगी? वो जल्दी से इस बात से मुकर गई थी और इससे पहले लेटकर वो उसकी तरफ से करवट बदलती, शौर्य ने फिर से उसका रुख अपनी ओर कर लिया था। कुमुद, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मेरी नीयत यही थी कि मैं तुम्हें अपनी गुलाम बनाकर ही रखूंगा। जब मन करेगा तुमसे दिल बहलाऊंगा और जब मन करेगा तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी जात में दिलचस्पी लेने लगा हूँ। तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ देते हैं और तुम्हारे लबों की मुस्कान मुझे सुकून देती है। आज से पहले मैंने कभी भी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उनकी जात में दिलचस्पी लेना तो बहुत दूर की बात है। मैं बहुत सीधा साधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। जो कुछ मेरे दिल में होता है वो मैं बता देता हूँ और मैंने कभी कुछ भी नहीं छुपाया। अब मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत न होती तो कब का तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक चुका होता या तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर चुका होता। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत थी और जिनसे मोहब्बत की जाती है उनका ख्याल रखा जाता है और सबसे बढ़कर उनकी इज्जत की जाती है। पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत भी दी, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, तुम्हारी हर जिद मानी, यहाँ तक कि तुमने मुझे गालियाँ भी दी और अभी अभी जो तुमने मुझे मारा भी है। फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मगर कल मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। रात को जो कुछ भी हुआ वो मैं करना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। लेकिन कल तुमने मुझे बार बार गुस्सा दिलाया था और बस यही मेरे अंदर एक कमजोरी है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और अब तुम भी अपने दिमाग में ये एक छोटी सी बात बिठा लो कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकती क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी खुद से जुदा नहीं करूंगा। कहते कहते उसने अपने दिल पर कुमुद का हाथ रखा था। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। अगर तुम इससे दूर गई तो ये धड़कना बंद कर देगा। उसने अपनी आंखें पूरी खोली, कुमुद की आंखों में देखने लगा। कुमुद ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख न पाई। उसकी आंखें बहुत ही नशीली थीं और नींद की खुमार से भरी हुई थीं। अपनी बात कहकर वो एक झटके से उठ बैठा और कुमुद से बोला, जाओ जल्दी से जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आज मैं तुम्हारे हाथों का नाश्ता करना चाहता हूँ। जबकि कुमुद चुपचाप उठकर बाहर आ गई थी। शौर्य को लग रहा था कि शायद इस लड़की को अब अकल आ चुकी है या फिर वो उसकी बातें समझ गई है। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुमुद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी शौर्य। तुम ये मत सोचना कि मैं खामोश हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मान ली हैं। मैं तुम्हारी असलियत के बारे में अच्छे से जानती हूँ और जब तक मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। वो भूल गई थी कि शौर्य का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि एक बार फिर से वो अपना ही नुकसान करने वाली थी और इस बार उसे माफी भी मिलना मुश्किल होगी। दिन का वक्त था। वो लॉन में टहल रही थी जब वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आया। शौर्य को देखकर उसने अपने लबों पर जबरदस्ती मुस्कान सजा ली। मेरी कुमुद तो आज बहुत खिली खिली लग रही है। उसने आज पीले रंग का खूबसूरत सा सूट पहन रखा था जिसमें उसका रंग और भी निखरा हुआ मालूम हो रहा था। आपकी संगत जानलेवा ही इतनी थी कि मेरे पास खुलने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने दांत भींचते हुए कहा, तो तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? वो धीरे से जाकर उसके करीब खड़ा हो गया था और उसके कंधे पर अपनी बाहें रखकर उसके चेहरे की ओर देखने लगा। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे एक शिकायत है। उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थीं। जब काफी देर तक कोई जवाब न आया तो उसने बेख्याली में नजरें उठाकर देखा। शौर्य बहुत गौर से उसे देख रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक नहीं बल्कि 4 प्यारी प्यारी सी बेटियां हों और वो बिल्कुल चारों तुम जैसी हों। उसने अनोखी सी फरमाइश की थी। उसकी बात सुनकर कुमुद के गाल लाल हो गए थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब कैसी बातें कर रहा हूँ? माँ तो तुम्हें बनना ही है और अब तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें जल्द से जल्द ये तोहफा दे सकूं। वो शरारती अंदाज में बोला था तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। इससे पहले कि वो वहां से जाती, शौर्य ने जोर से उसका बाजू पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, सुनो, मैं तुम पर दोबारा से एतबार कर रहा हूँ। इस बार मेरा एतबार मत तोड़ना वरना मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। तुम नहीं जानती, एक बार पहले भी मैं टूटा था और मेरी किर्चियों से सबसे ज्यादा नुकसान मेरे आसपास के लोगों को ही हुआ था। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए अब जो भी करना सोच समझ कर करना। अपना बाजू छुड़ाकर वो भागती हुई कमरे में चली गई जबकि शौर्य उसकी पीठ को देखता रहा। उसने कुर्सी के साथ टेक लगा ली और अपने अतीत के बारे में सोचने लगा।
वो दिन शौर्य आज तक नहीं भूल पाया जब पहली बार वो उस लड़की की तरफ आकर्षित हुआ था, जब पहली बार उसने उसे देखा था।